हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लाया है बजट, जो कि 2025-26 का है। तो चलिए देखते हैं हम। अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि बजट में जो है ना, बजट में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बजट कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को आम बजट कहा जाता है। अब देखते हैं नोट। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सांसद के दोनों सदस्यों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्ति और व्ययों का विवरण रखवाएगा। सब नोट्स अब देखते हैं। अब देख रहे हैं क्या? सब नोट्स। अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। आईएमपी बजट का एक मनी बिल है। तो अब देखते हैं क्या? केंद्रीय बजट किस में है? तो ये अनुच्छेद 112 के अंदर है। केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112। तो राजस्व बजट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक राजस्व बजट होते हैं, एक होते हैं पूंजी बजट। तो अब देखते हैं हम लोग पहले राजस्व बजट को दो भागों में बांटा गया है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो अब राजस्व प्राप्ति क्या है? कर राजस्व प्राप्ति। एग्जाम्पल हो गया प्रत्येक कर, आयकर और निगम कर। नेक्स्ट क्या है? अप्रत्यक्ष कर, मतलब हो गया जीएसटी उत्पाद कर। अब क्या है? तो गैर कर राजस्व प्राप्ति। एग्जाम्पल हो गया ब्याज, प्राप्ति शुल्क, अर्थदंड आदि। निश्चय अब क्या है? तब है ये राजस्व व्यय। सब्सिडी, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों को अनुदान etc। अब देखते हैं क्या? पूंजी बजट। पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय दो भागों में बांटा गया है। पूंजी प्राप्ति हो गया ऋण वसूली, विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण, पेंशन फंड जमा। पूंजी व्यय हो गया निवेश, ऋण भुगतान और ऋण वितरण। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया। जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा रखा गया। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। भारत का पहला डिजिटल बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। 1920 और 21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एक वर्थ की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, परंतु 1917-18 में पुनः रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित करके पेश किया जाने लगा। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किया। भारत में पहली बार महिला इंदिरा गांधी पीएम एंड एफएम द्वारा बजट पेश किया गया। अभी तक बजट का इतिहास में सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, 8 बार। सबसे लंबा अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 40 मिनट का 2020 में पेश किया था। हलवा समारोह परंपरा के तहत बजट प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा वितरण करते हैं, जो लोग इस अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। अब बजट 2025-26 1 फरवरी। थीम सबका विकास। थीम क्या था? तो सबका विकास। निर्मला सीतारमण ने तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथा कई देश उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोग से है कथन के साथ बजट प्रस्तुत किया। इसमें सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के अनुसार वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार से किया। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में स्थिर 70% महिलाएं। हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस बार बजट 25-26 में विकसित भारत के लिए 4 इंजन बोले हैं। 4 इंजन के बारे में बोला गया है। विकसित भारत तो पहला क्या है? कृषि, दूसरा हो गया एमएसएमई, निवेश और निर्यात। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में तथा समावेशित की भावना को पथ प्रदर्शन के रूप में रखा गया। पहला इंजन क्या है? तो कृषि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कृषि को पहला इंजन कहा है। ईंधन धान्य कृषि योजना। राज्यों की भागीदारी के साथ केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू किया है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें निम्न क्षेत्रों पर कार्य करना है, जैसे उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा में सुधार। नेक्स्ट है दीर्घ अवधि एवं लघु अवधि ऋण की उपलब्धता। इससे पूरे भारत में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया। राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समानता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्राप्त किया जाएगा। फायदे इसका क्या है? तो ये कौशल विकास, निवेश में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का सामना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए अभियान। तो केंद्र सरकार ने तूर, उड़द और मसूर दालों में आत्मनिर्भरता होने के लिए एक 6 वर्षीय अभियान शुरू करेगा। नेक्स्ट है कपास उत्पादन मिशन। कपास उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए 5 वर्षीय अभियान शुरू करने की बात कही गई है। कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। नोट क्या है? तो बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई है। उच्च पैदावार करने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड में वित्तीय संशोधन ब्याज योजना के अंतर्गत केसीसी के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। बिहार में मखाना बोर्ड को देखते हैं। मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण, गुणवत्ता और मार्केटिंग में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित होगा। बोर्ड
मखाना उत्पाद किसानों को मदद और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बोर्ड सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मखाना उत्पादन किसानों तक पहुंचाना आसान। नेक्स्ट क्या है? नामरूप असम में यूरिया प्लांट। नामरूप असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वालों संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की और कदम है। दूसरा इंजन एमएसएमई के द्वारा शक्तिशाली इंजन बताया गया है। यह क्षेत्र हमारे निर्यात का 45% है। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुशल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया है। एमएसएमई का वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन, रुपया करों में निवेश और टर्नओवर। सूक्ष्म उद्यम वर्तमान में है 1, संशोधन के बाद हो गया है 2.5, वर्तमान में ये निवेश हो गया। और टर्नओवर मलबा हो गया वर्तमान में 5, संशोधन के बाद हो गया 10। लघु उद्यम हो गया वर्तमान में 10 है और निवेश करने के बाद 25, और उसके बाद टर्नओवर हो गया आपको 50 हो गया, 50 वर्तमान में 50 और संशोधन के बाद हो गया 100, बढ़ गया है। और मध्य उद्यम हो गया 50 और ये संशोधन करने के बाद 125 हो गया, और टर्नओवर हो गया आपको 150 से डायरेक्ट 500। उद्यमियों के लिए नई योजना। 5 लाख महिला एससी और एसटी के उद्यमियों के लिए नई योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्टार्ट एप्स के लिए एक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना। मौजूदा 10,000 करोड़ सरकारी योजना के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का नया योजना करने की घोषणा। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता के पर्याप्त वृद्धि हुए हैं। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेगा। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी कवर की राशि 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई। मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु उद्यम व बृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुरुआत किया गया। श्रम संघर्ष क्षेत्रों के लिए उपाय। फुटवेयर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस।
प्रोडक्ट स्कीम इस स्कीम से लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ के निर्यात होंगे। खिलौना क्षेत्र के लिए उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे और टिकाऊ खिलौने का निर्माण हो जो मेक इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करें। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता तथा रोजगार के अवसर की बात की गई है। चौथा इंजन। अब क्या पढ़ेंगे? तीसरा इंजन, निवेश को वृद्धि का तीसरा इंजन बताया गया है। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। भारत नेट परियोजना तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। सरकारी विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं की पुस्तक को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। युवाओं को आवश्यक कौशल से युक्त करने के लिए वैश्विक विशेषता और साझेदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के लिए एआई में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय किया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना तथा गिग वर्कर्स। पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ 1 करोड़ गिग वर्क्स को दिया जाएगा। केंद्र सरकार गिग वर्क्स के लिए पहचान पत्र जारी करेगी और आई श्रम पोर्टल पर उसकी पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। नोट: इस योजना में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। अगले 5 वर्षों में 75 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। डे केयर कैंसर केंद्र। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी पीएम स्वनिधि। इस स्कीम को बैंकों से संबंधित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई
लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। जल जीवन मिशन, इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह मिशन 2019 में शुरू किया गया था तथा 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान था। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-38 हो गया। इस योजना के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का लाभ नई परियोजना के लिए आवंटित किया जाएगा। शहरी चौथी कोष सुधार, सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के साथ विकास केंद्र के तौर पर शहरों के लिए रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए यह कोष बताया गया है। अब संरचना के लिए राज्यों को सहायता सुधार राज्यों को पूंजी व्यय और सुधार के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक के लिए ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया। उड़ान सुधार, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की शुरुआत। ज्ञान भारत मिशन सुधार, इस मिशन का उद्देश्य देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपि का संरक्षण, और उसका रख रखाव करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक स्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों आदि में मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का संक्षेप दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। नोट, पांडुलिपि कागज वृक्ष की छाल। पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि कागज वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर हस्तलिखित रचना जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी होती है, जिसका वैज्ञानिक ऐतिहासिक महत्व होता है। प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि सुधार, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया है। भविष्य में बिहार की ज़रूरतें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की बात की गई है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। लघु मॉडल रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय किए जाएंगे। 100 GW परमाणु ऊर्जा 1947 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। चौथा इंजन, निर्यात। वित्त मंत्री ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताया। निर्यात संवर्धन मिशन,
इस नई मिशन को वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। निर्यात ऋण आसान होगा। निर्यात का ऋण जो है ना आसान होगा। क्रॉस बॉर्डर फैक्ट्री सहायता, एमएसएमई को विदेशी बाजार में गैरिफ समस्या से निजात मिलेगा। भारत ट्रेड नेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत ट्रेड नेट का व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तीय पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है। उद्योग है 4.4। सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और वेयर हाउसिंग के उन्नयन हेतु सुविधा प्रदान करेगी। सुधार ईंधन सुधार को ईंधन के रूप में बताया गया है। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इसमें अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र कराधान, प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव। वर्तमान में इनकम टैक्स 1961 है। खनन, विद्युत क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, शहरी विकास और विनिर्माण सुधार, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से लेकर 100% किया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, सार्वजनिक क्षेत्र में एसएचजी के सदस्यों और ग्रामीणों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक फ्रेमवर्क। बजट अनुमान 25-26 वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्ति हो गया, कितना हो गया तो 34.90 लाख करोड़। कुल ब्याज हो गया 50.65 लाख करोड़ अनुमान है। निबल कार प्राप्ति हो गया 28.37 लाख करोड़ अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का हो गया 4.4% अनुमान किया गया है। और सकल बाजार उधारियाँ और 14.82 लाख करोड़ अनुमान किया गया है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण संशोधन अनुमान 2025-26 संशोधन अनुमान 24-25 उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधन अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निबल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान कितना है तो 47.16 लाख करोड़, जिसमें पूंजीगत व्यय लगभग
राजकोषीय घाटे 4.8% अनुमान है। 25-26 में नई कर व्यवस्था के तहत दर संरचना को संशोधित किया गया तथा नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय अर्थात पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रति माह को औसत आय पर कोई आयतन दे नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की कटौती के कारण प्रति वर्ष हुआ 12.75 लाख रुपये होंगे। नए कर संरचना के तहत सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का परित्याग होगा। नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। कुल वार्षिक आय 0 से लेकर 4 लाख हो गया, यहाँ पे हो गया 0। 4 से 8 लाख हो गया 5%। 8 से 12 लाख में हो गया 10%। 12 से 16 लाख में हो गया आपको 15% और लगेगा। उसके बाद 16 से 20 में 20 लाख होने से 20% लगेगा। 20 से 24 लाख में होने से 25% और 24 से ऊपर होने से 30% ये सब का टैक्स लगेगा। टीडीएस या टीसीएस की दरों को युक्तिगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बिहार पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रस्तावित है। धन प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर लागू होंगे। आयातित दवाइयों पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारित बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर फिगर के द्वारा समझाया गया है। ये लाल बैग में बजट पेश की जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और ऐसे भी एग्ज़ाम में काफ़ी भी आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। थैंक यू।